Hello and Assalamu alaikum. A very warm good afternoon to all my listeners and especially Dr. Asma Naseem. आज हम अपने सामीन को मुतअद्दी अमराज इन पर काबू और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अस्मा नसीम मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा का ताल्लुक SIUT के इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट से है। डॉक्टर साहब पिछले 10 सालों से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहबा, आज हम अपने सामीन को इन्फेक्शंस डिजीज़ यानी मुतअद्दी बीमारियों से मुतल्लिक चंद बुनियादी मालूमात फ़राहम करेंगे। डॉक्टर साहबा, इन्फेक्शन डिजीज़ मुतअद्दी बीमारियां क्या होती हैं और इस पर काबू पाने के लिए कौन से बुनियादी असूल और तरीके होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज या मुतादी बीमारियां जिसे उर्दू में कहा जाता है, ये वो बीमारियां जो कि इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती हैं, या वो बीमारियां जो एक चीज से दूसरी चीज में मुंतकिल होकर फिर इंसान में आती हैं। तो अगर उसकी एग्जांपल ली जाए तो जैसे आप समझ लें हेपेटाइटिस ए है, जो कि जॉन्डिस जिसे कहते हैं, और वो गंदे पानी से होता है। तो गंदे पानी में वो जरासीम है, आपने वो गंदा पानी पी लिया तो आपको हो गया, और फिर दूसरे किसी बंदे ने वही गंदा पानी पिया तो उसको भी वही बीमारी होगी। तो एक इंसान से दूसरे इंसान या किसी बीच में चीज से दूसरे इंसान को फैलने की जो बीमारियां होती हैं उसको इन्फेक्शियस डिजीज या मुतादी बीमारियां कहते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, टीबी है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस के तरह तरह के हैं, लाइक हेपेटाइटिस ए बी सी, HIV है, और निमोनिया है तरह तरह के। ये सारी जो बीमारियां हैं ये असल में जरासीम से फैलती हैं, और वो जरासीम एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होते हैं। इसमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं, फंगस भी हैं, वायरस भी शामिल हैं, और पैरासाइट्स भी हैं। और ये सारी जो बीमारियां जो ये जरासीम करते हैं उनको इन्फेक्शियस डिजीज या मुतअद्दी बीमारी कहा जाता है। आप इसको ये एग्जांपल ले लें कि जैसे शुगर है, शुगर एक इंसान से दूसरे इंसान नहीं फैलती, लेकिन अगर आप HIV ले लें तो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल सकती है। तो यूं मुतअद्दी बीमारियां को आप इस तरह समझ सकते हैं। जो मेन उसकी जो बचने का तरीका है वो ये है, जो आपको समझ में वैसे ही आ गया होगा, कि जरासीम को लगने से बचाया जाए अपने आप को। इसके लिए सफाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सफाई, हाथ की सफाई, अपने एनवायरनमेंट की सफाई, अपने घर की सफाई, खाने की सफाई, पीने के पानी की सफाई। तो सफाई से ये जरासीम हम से बच सकते हैं और मुतअद्दी बीमारियों से भी बच सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, जिस तरह के हम देखते हैं कि हमारे माशरे में चूंकि ओल्ड एज के पेशेंट भी मौजूद हैं, तो ये पेचीदगियां जो है इन ओल्ड एज के पेशेंट में किस तरह जो है वो असरअंदाज हो सकती हैं और इनके लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं? एज फैक्टर जो है ये कुछ चीजों में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, उम्र के साथ साथ आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, आप थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो यूं एज जो है वो एक फैक्टर है जिसमें अगर जरा सा भी जरासीम लग जाए तो बीमारी बहुत ज्यादा सामने आती है। जैसे निमोनिया है, निमोनिया अगर बड़ी उम्र के हजरात को या खवातीन को लग जाता है तो जो अमवात है, शरह अमवात, वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 80% अफराद अगर निमोनिया और उम्र 70 साल से ज़्यादा हो तो उनकी मौत वाक़ई हो सकती है। तो उम्र के साथ साथ अगर किसी को जरासीम लग जाते हैं तो वो ज़्यादा बीमार होते हैं और उनमें खुदा न खास्ता मौत भी वाक़ई हो जाती है। क्यों? इसलिए कि चूंकि एज है, एज फैक्टर है, आपकी जिस्म जो है अब वो बूढ़ा हो गया है, तो उसमें कुव्वत मुदाफ़ियत कम है, और इसके साथ साथ और बहुत सारी बीमारियां उनके साथ हो जाती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किसी को खुदा न खास्ता कैंसर होता है। ये सारी बीमारियां अगर साथ साथ हों और आपकी उम्र भी हो तो फिर आपको इन्फेक्शन जरासीम जल्दी लग जाते हैं और आपको बीमारी हो सकती है ज़्यादा खतरनाक किस्म।
डॉक्टर साहब, वो कौन सी पेचीदगियां हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो मरीज को आईसीयू के अंदर जो है वो एडमिट करना पड़ जाता है? देखिए, बहुत सारी वजह होती हैं आईसीयू में एडमिट करने की। जैसे किसी को अगर बहुत ज़्यादा जरासीम लग जाएँ, तो जिसको शॉक कहते हैं, सेप्टिक शॉक, सेप्सिस में सेप्टिक हो गया मरीज़ को। जी जी। यानी कि जब जरासीम इतने ज़्यादा हो जाएँ और वो खून में चले जाएँ, तो मरीज़ बहुत बीमार हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और वो शायद होश में भी नहीं रहता। तो ये एक सेप्टिक शॉक एक वजह होती है जिसकी वजह से मरीज़ आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, जिसमें उसको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा दवाएँ देनी पड़ती हैं, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। इंटेंसिव केयर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, मरीज़ को एक-एक मिनट की मॉनिटरिंग चाहिए होती है। दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट वजह है जो कि आईसीयू में शिफ्ट करने की है, वो है फेफड़ों की बीमारियाँ। फेफड़ों से सांस आती है और अगर फेफड़ों की इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी बीमारी हो जाए, ज़्यादातर इन्फेक्शन ही समझ लें, निमोनिया, जिसमें इंसान को सांस नहीं आएगी, तो फिर उसको ऑक्सीजन देना होगा और कभी कभार मशीन पे भी रखना होगा। तो ऑक्सीजन देना और मशीन पे रखने से के लिए आपको आईसीयू की जरूरत है, जिसमें मशीन चाहिए होती है आपको मसनूई सांस देने के लिए कुछ दिनों के लिए, जब तक कि इन्फेक्शन बेहतर ना हो जाए। तो मसनूई सांस के लिए भी मिनट मिनट से मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, मिनट मिनट से आपको देखना होता है, यूं आईसीयू की जरूरत पड़ती है। तो सेप्टिक शॉक हो गया, निमोनिया हो गया, और भी बहुत सारी वजहें होती हैं, लाइक लाइक फालिज हो जाना। अगर आप एज का आप जिक्र कर रहे हैं, तो एज अगर ज्यादा उम्र के अफराद हैं और उनको बहुत बहुत खतरनाक किस्म का बहुत ज्यादा बड़ा फालिज हुआ है, उनको भी आईसीयू की जरूरत पड़ती है कि भाई फालिज हो गया है, अब उनको बहुत मॉनिटरिंग की जरूरत है और उनको बेहतर करने के लिए टाइम लग रहा है, तो फिर वो यूं आईसीयू में शिफ्ट होना पड़ता है उनको। तो आईसीयू की वजह जो इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो बेसिकली सिप्स है और निमोनिया है, और फिर ऑपरेशन के बाद भी आप एडमिट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए आईसीयू में मॉनिटरिंग के लिए वगैरह वगैरह। राइट। तो डॉक्टर साहब, ये जो मरीज आईसीयू में एडमिट होते हैं तो इनकी क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट किस तरह की जा सकती है? देखिए, ये तो पूरा एक सिस्टम है आईसीयू का, जिसमें डॉक्टर्स होते हैं और नर्सेस होती हैं, और ये 1 to 1 एक नर्स एक डॉक्टर के लिए, एक पेशेंट के लिए होती है। और फिर वो मिनट मिनट से उसकी सारी मरीज का ब्लड प्रेशर, उसका उसका पल्स, उसका बुखार चेक किया जाता है, उसका हार्ट रेट चेक किया जाता है। फिर उसके अगर मसनूई सांस की मशीन पर है, तो वो सांस की मशीन के पूरे पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, सांस, और फिर मरीज को उसी लिहाज से दवाएं दी जाती हैं, उसी लिहाज से उसको ड्रिप लगाई जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है, और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है बहुत क्लोजली। जो मरीज ले रहा है इनटेक, वो भी चेक किया जाता है, आउटपुट यानी कि जो जो यूरिन आ रहा है वो कितना आ रहा है वो चेक किया जाता है, उसके गुर्दे के जो फंक्शन है वो चेक किए जाते हैं। तो यूं आईसीयू का जो है वो इंटेंसिव केयर है, एक एक गुर्दा, एक एक आपका जो ऑर्गन है जिस्म का, उसको मॉनिटर किया जाता है, और फिर दवाएं दे के मरीज को उस वक्त तक मॉनिटर करते रहते हैं जब तक कि मरीज रिकवर ना हो जाए, इतना बेहतर हो जाए कि वो उसको मॉनिटरिंग की कम से कम जरूरत हो, वो खुद अपना उसका फंक्शन बहाल हो जाए। तो यूं आईसीयू केयर जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसको बस आप ये समझ लें कि उसमें आपको डॉक्टर और नर्स जो है वो एक एक लम्हा लम्हा आपको देखते रहते हैं, और उसको मॉनिटर करते रहते हैं आपकी एक एक चीज को, पल्स है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जब तक कि आप बेहतर ना हो जाए। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा गया है कि हमारे यहाँ जितने भी पेचीदा बीमारियों के साथ मरीज जो है सबसे पहले ईआर के अंदर जो है वो इमरजेंसी के अंदर रिपोर्ट होता है, और वहाँ से रिपोर्ट होने के बाद जो है वो पेशेंट जो है वो वार्ड के अंदर या आईसीयू में शिफ्ट हो रहा होता है। तो इब्तदाई तौर पर हम ईआर लेवल पर और आईसीयू लेवल पर इन्फेक्शंस के हवाले से किस तरह कंट्रोल काबू पा सकते हैं कि मरीज को जो है वो मजीद जो है वो उसमें पेचीदगियाँ पैदा ना हो? पहले मैंने आपसे कहा ना कि सेप्टिक शॉक जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है, यानी कि मरीज को इतना खराब इन्फेक्शन हो गया है, जरासीम इतने ज्यादा जिस्म में है कि मरीज सेप्टिक शॉक में है। शॉक का मतलब ये कि इसका ब्लड प्रेशर इतना कम है कि मरीज जिंदा नहीं रह सकता। राइट। ये इमरजेंसी में जब एंटर होता है, जब पेशेंट एंटर होता है, और इमरजेंसी की जो डॉक्टर होते हैं वो सबसे ज्यादा सेप्टिक शॉक को पिक करने के माहिर होते हैं।
कि जैसे ही मरीज आए सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट पल्स यानी कि और टेम्परेचर लिया जाता है, और ये देखा जाता है कि मरीज कितना स्टेबल है। ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर लो है, हिस्ट्री है बुखार की, कि बुखार हुआ था, पल्स खराब है, सांस नहीं ले रहा या सांस बहुत कम ले रहा है और ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन भी चेक किया जाता है, और पेशेंट मतलब होश में नहीं है, थोड़ा सा बेहोश है, तो जल्दी जैसे विद इन, इसको कहना चाहिए कि मिनटों में या चले 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर डिसाइड कर लेना होता है कि पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है कि नहीं। ये इमरजेंसी डॉक्टर्स एक्सपर्ट होते हैं इसमें, और फौरन फौरन जो है वो आईसीयू को तलाश करके, आईसीयू बेड तलाश करके मरीज को फौरन फौरन शिफ्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने अच्छा किया ये जिक्र किया, क्योंकि आम लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन ये जो शुरू के 3 घंटे होते हैं इन मरीजों के, ये बहुत क्रिटिकल होते हैं, जो कि शुरू के 3 घंटों में आपको ड्रिप लगानी होती है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़े, बहुत ज्यादा फ्लूइड्स देने होते हैं, यानी कि नॉर्मल सेलाइन और डेक्स्ट्रोसेलाइन वगैरह सब देना होता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। फौरन एंटीबायोटिक देनी होती है, और फौरन उसको ये एसेस करना होता है कि इसको वेंटिलेटर की जरूरत है कि नहीं। तो ये 3 घंटे शुरू के, जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में और वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, जो डॉक्टर फौरन पिक कर लेते हैं कि भाई ये मरीज क्रिटिकल है, उसको 3 घंटे के अंदर अंदर ये तीनों दवाएं दे देनी होती हैं, और फिर फौरन से पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट करना होता है। तो ये इमरजेंसी केयर और आईसीयू केयर ये बिल्कुल एक कहना चाहिए स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और ये मैं इतनी स्पेशलाइज नहीं हूँ इसमें, क्योंकि ये ईआर का डॉक्टर और आईसीयू का डॉक्टर की खास तौर पे वो ये पढ़ते हैं, और फिर खास तौर पे ऐसे मरीजों को डील करना उनको फिर आता होता है। तो बस आप ये समझ लें कि इमरजेंसी डॉक्टर आईसीयू का और इमरजेंसी का एक साथ काम कर रहे होते हैं मरीज को की जान बचाने के लिए। राइट। तो डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने अच्छी मालूमात हमारे सामीन को मुहैया की है, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी। माशाल्लाह आप एसआईयूटी में पिछले 10 सालों से वाबस्ता हैं, हेलो। और माशाल्लाह आप एक इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं, और आप माशाल्लाह रोज़ की बुनियाद पर बहुत सारे मरीज़ देख रही होती हैं, जिसमें बहुत सारे पेचीदा मरीज़ भी आ रहे होते हैं। तो आप हमारे सामीन को कौन सी ऐसी बात कहना चाहेंगी जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो? आजकल तो जो आपको हर तरफ कोरोना वायरस का शोरगुल है, तो जी, जी, बिल्कुल। और फिर दूसरी बीमारियां भी डेफिनेटली हैं जो कि हमारी जान नहीं छोड़ी अभी दूसरी बीमारी ने, वो थोड़ी पीछे चले गए लेकिन वो हैं जरूर। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना है, सफाई पे तवज्जो देनी है, घर की सफाई, अपने आप की सफाई, हाथ धोना। इसके बाद फिर जो जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं, खाना कोशिश करें कि खाने अच्छा खाएं पिएं, सब्जी और फल पे ज्यादा तवज्जो दें, सिगरेट ना पिएं, पान छोड़ दें, तंबाकू बहुत जहरीला होता है, मोटापे के लिए कोशिश करें कि तेल घी के खाने ना खाएं, एक्सरसाइज करें, और खुश रहने की कोशिश करें, टेंशन ना लें। ये सारी वो बातें जो बहुत बेसिक हैं, जो आप लोगों को पहले से ही पता है। यही या चीजें जो हैं आपको जरासीम से भी बचाएंगी, और यही चीजें आपको बड़ी बीमारियों से, जैसे फालिज है या शुगर है या ब्लड प्रेशर से भी बचाएंगी। तो जो चीजें आप आम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, सफाई निफ्स ईमान है और सफाई रखनी है। अच्छा, बाजार का खाना कोशिश करें कि कम से कम खाएं। बाजार में हमारे बहुत गंदा खाना मिलता है। पानी या उबाल के पिएं, पानी को उबालें। ये जो मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं वो बहुत रिलायबल नहीं होती। बेहतर ये है कि आप पानी उबाल के पिएं। इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को पता है, उस पर भी अमल करेंगे तो आप ईआर से, इमरजेंसी से और आईसीयू से बचते हैं। और कोरोना वायरस के लिए जो मैं ये बस यही कहूंगी कि प्लीज घर पे रहें, बाहर ना जाएं, दुकानों में ना जाएं। ये वायरस बहुत इन्फेक्शियस है, मतलब मुतादी है, एक से दूसरे को फौरन लग जाता है। और हमने खुद देखा है अपने, हम आजकल यही वायरस को डील कर रहे हैं कि बड़ी उम्र के 70 ईयर्स के अंकल थे, वो गए बाहर और बाहर जाकर उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा मिले जुले अपने दोस्तों से और बाजार गए और उनको ये वायरस लग गया। तो यूं जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि घर पे रहें और घर पे रह के कोशिश करें कि अपना अच्छा ख्याल रखें, यही बहुत इम्पोर्टेंट है बचने के लिए। राइट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रीशियस टाइम का। आपने अपना कीमती टाइम दिया हमारे सामीन के लिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।